हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर की आज की क्लास में हम अमेरिका के संविधान का अध्ययन करेंगे। आज हम अमेरिकी संविधान का अध्ययन करेंगे। पूर्व में हम संविधान क्या होता है, संविधानवाद की अवधारणा के बारे में और संविधान के प्रकारों के बारे में, लिखित संविधान, अलिखित संविधान, निर्मित संविधान, विकसित संविधान, इन संविधानों का अध्ययन हम कर चुके थे। इसके अलावा हमने ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन किया था और आज हम अध्ययन करने वाले हैं अमेरिका के संविधान का। तो अमेरिका के बारे में आप सभी जानते होंगे कि अमेरिका वैश्विक शक्ति है और अमेरिका के चारों तरफ ही वैश्विक राजनीति घूमती रहती है। जैसे अभी इन दिनों हम कह रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव और अमेरिकी राष्ट्रपति का अस्वस्थ होना, उनका कोरोना पीड़ित होना और उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय तेल जगत में तेल की कीमतों का बदलना, इस तरह की चीजें जो है वो ये बताती हैं कि अमेरिका और अमेरिका का राष्ट्रपति कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और अमेरिका अपने आप को दुनिया का पुलिसमैन कहता है और अमेरिकी दादागिरी जो है वो चलती है। संयुक्त राष्ट्र संघ को भी अमेरिका ने अपने कब्जे में ले रखा है और संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों को भी वह अपने हिसाब से चलाना चाहता है। जो उसके हिसाब से काम नहीं करता है या उसकी बातों को नहीं मानता, उसकी नीतियों को नहीं मानता, उसका समर्थन नहीं करता, अमेरिका उसका विरोधी बन जाता है। अमेरिका ने ईरान, इराक और उत्तर कोरिया को दुष्ट राष्ट्रों की श्रेणी में रखा है और वह यह नहीं चाहता कि ईरान परमाणु बम बनाए, उत्तर कोरिया परमाणु बम बनाए, उत्तर कोरिया परमाणु शक्ति संपन्न हो जाए, ईरान परमाणु शक्ति संपन्न हो जाए। उसने इराक और अफगानिस्तान में भी अपनी मनपसंद सरकारें जो हैं वो स्थापित की हैं। तो आज इसी अमेरिका के संविधान के बारे में हमको अध्ययन करना है। इसके लिए एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि आपके पास में है और इस पृष्ठभूमि को बहुत ही संक्षेप में आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका में संविधान का निर्माण जो था वो किस तरह से हुआ। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन जो था उसका प्रभाव अमेरिका के ऊपर मौजूद था और अमेरिकी उपनिवेश जो थे वो ब्रिटेन के नियंत्रण में हुआ करते थे। अमेरिकी उपनिवेशों ने 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो आज हम जो चीज पढ़ने वाले हैं ब्रिटेन के संविधान, अमेरिका के संविधान के बारे में, उसमें मैंने आपको लिख रखा है कि संविधान के विकास के 4 चरण वहां पर बताए गए हैं। एक चरण है औपनिवेशीकरण या उपनिवेशीकरण और उपनिवेशों की स्वतंत्रता, राज्य मंडल का गठन या फिर परिसंघ का निर्माण, नए संविधान का निर्माण। और इसके अंदर फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो 25 मई 1787 ईस्वी में हुआ था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर महाद्वीपीय कांग्रेस प्रथम और द्वितीय, इनका महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं अमेरिका के संविधान के बारे में। तो सबसे पहला चरण अपन देखते हैं कि अमेरिकी संविधान के विकास का जो पहला चरण है उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर उपनिवेशीकरण। आपको यह मालूम होना चाहिए कि कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। कोलंबस ने, जो स्पेन का था, उसने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी और जब खोज हुई तो उस समय यहाँ पर आदिम भारतीय जो थे वो रहा करते थे। बाद में हमने क्या देखा, यहाँ पर यूरोप के भिन्न भिन्न देशों से लोग आकर बसने लगे और ब्रिटेन के लोग भी वहां पर गए। तो ये जो अमेरिका था वो भिन्न भिन्न संस्कृतियों से संपन्न हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं कि एक ऐसी संस्कृति थी वहां पर जहां पर कि यूरोप के बहुत सारे देशों के लोग थे, इंग्लैंड के लोग थे, कुछ भारतीय भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यहाँ संस्कृतियों का जो संगम जैसे भारत में देखने को मिलता है, वहां ये हमें देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर जो उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया है उसमें 3 प्रकार के उपनिवेश बताए गए हैं। अधिकार प्राप्त उपनिवेश, स्वामी प्रधान उपनिवेश और शाही उपनिवेश। मैंने लिख भी रखा है कहीं पर, यहाँ पर आप देखिएगा। उपनिवेशों की स्थापना हेतु आज्ञा पत्र ब्रिटेन के सम्राट से प्राप्त करने की इच्छा थी। जो इंग्लैंड के लोग थे वो चाहते थे कि भाई उपनिवेश स्थापित हो और इसके लिए इंग्लैंड के सम्राट से क्या प्राप्त की जाए, आज्ञा पत्र जो है वो प्राप्त किया जाए और उनकी स्थापना की जाए। तो उपनिवेशों के जो प्रकार बताए गए उस समय वो थे अधिकार पत्र प्राप्त उपनिवेश,
स्वामी प्रधान उपनिवेश और शाही उपनिवेश जो थे वो बताए गए थे। तो अधिकार पत्र प्राप्त उपनिवेश कौन से थे? ये उपनिवेश अधिकार पत्र प्राप्त कंपनियों द्वारा बसाए गए थे। ये ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में थे। ये मातृ देश की विधियों के प्रतिकूल विधि निर्माण नहीं कर सकते थे। मातृ देश कौन सा था? इंग्लैंड। प्रतिवर्ष इनके गवर्नर का निर्वाचन होता था जिसे सम्राट औपचारिक स्वीकृति प्रदान करता था। फिर स्वामी प्रधान उपनिवेशों में स्वामी गवर्नरों की नियुक्ति करते थे और उनकी नियुक्ति का अनुमोदन सम्राट द्वारा किया जाता था। गवर्नर को विधायिका के कार्यों पर वीटो का अधिकार था। इसी तरह से शाही उपनिवेश हुआ करते थे। शाही उपनिवेशों की संख्या सर्वाधिक थी। ये उपनिवेश पूर्णतः ब्रिटिश सम्राट के नियंत्रण में थे। सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर की नियुक्ति होती थी। उसकी सहायता के लिए एक परिषद रहती थी जिसका निर्वाचन होता था और उसके द्वारा निर्मित विधियों की अंतिम स्वीकृति क्राउन से मिलती थी, मतलब राज मुकुट से मिलती थी। और ब्रिटेन के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि ब्रिटेन जो था वो एक समय प्रथम विश्व के बाद में महाशक्ति हुआ करता था। तो 3 प्रकार के उपनिवेश आप ध्यान रखिए। एक तो आज्ञा पत्र प्राप्त उपनिवेश थे, शाही उपनिवेश थे, और कौन से उपनिवेश थे? स्वामी प्रधान उपनिवेश हुआ करते थे। और इंग्लैंड और यूरोप से आए लोग जो थे वो व्यवस्था प्रिय थे। उनकी धारणा थी कि इंग्लैंड की मात्र सरकार से उपनिवेशों की स्थापना के लिए आज्ञा पत्र प्राप्त किया जाए। सम्राट ने उपनिवेश स्थापित करने के लिए आज्ञा पत्र जो था वो प्रदान किया और 3 प्रकार के उपनिवेश जो थे वो स्थापित हुए। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? अपने शुरुआत यहाँ पर किससे करी कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। उस समय वहां पर क्या थे? भारतीय थे। कैसे भारतीय थे? आदिम भारतीय वहां पर रहा करते थे। और उसके बाद में दुनिया के विभिन्न देशों से, खास तौर से यूरोप के देशों से, जहां पर कि उस समय आर्थिक अत्याचार या अपन को ये कहना चाहिए कि आर्थिक कमियां या आर्थिक समस्याएं वहां बहुत ज्यादा थी यूरोप के देशों में, और धार्मिक अत्याचार वहां पर लोगों पर हुआ करते थे। चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में धार्मिक अत्याचार जो थे वो बढ़ गए थे। तो जो धार्मिक अत्याचार सहन नहीं कर पाए इंग्लैंड में, वो भागकर कहां पर आ गए? अमेरिका में आ गए। और यूरोप के दूसरे देशों में भी धार्मिक अत्याचार हुआ करते थे। और इधर आर्थिक संपन्नता जो लोग भागकर अमेरिका में आए वो प्राप्त करना चाहते थे। यानी कि उस समय यूरोप से पलायन करके अमेरिका आने वाले लोगों के सामने 2 प्रकार की समस्याएं थी। एक तो धार्मिक समस्या और एक आर्थिक समस्या। धार्मिक अत्याचार बढ़ गए थे और आर्थिक विपन्नता या आर्थिक पिछड़ापन जो था उसको वो दूर करना चाहते थे। इसलिए वो यूरोप के भिन्न देशों से अमेरिका में आकर बसने लगे, इंग्लैंड से आकर बसे, और भारतीय वहां पर पहले से मौजूद थे। तो अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां अमेरिका में आकर बसी और ऐसा लगने लगा कि बहुजातीय, बहुसंस्कृतीय, बहुभाषीय बन जाएगा अमेरिका। लेकिन ऐसा वहां पर नहीं देखने को मिला और जातीय विभेद की नीति वहां पर अमेरिका में हमें देखने को मिलती है। तो पहली जो प्रक्रिया है संविधान विकास के चरण, पहला जो चरण है वो क्या है? उपनिवेशीकरण। फिर उपनिवेशों की स्वतंत्रता की बात करें, उपनिवेशों पर इंग्लैंड का आधिपत्य था और इंग्लैंड और यूरोप से आए लोग जो थे व्यवस्था प्रिय थे। मैंने आपसे कहा था कि वो व्यवस्था प्रिय थे। वे चाहते थे कि इंग्लैंड की सरकार उपनिवेशों की स्थापना के लिए आज्ञा पत्र प्रदान करे और ये आज्ञा पत्र सम्राट के द्वारा दिया भी गया। लेकिन बाद में हमने क्या देखा कि उपनिवेशों पर जो इंग्लैंड का नाम मात्र का आधिपत्य था, उपनिवेश उस आधिपत्य से मुक्त होना चाहते थे और वो चाहते थे कि ब्रिटिश संसद उपनिवेशों के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप नहीं करे। ब्रिटिश संसद उनके लिए कानून का निर्माण न करे। जब ब्रिटिश संसद ने उपनिवेशों पर नए कर लगाए, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, आपने सुना होगा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये उक्ति सुनी होगी आपने। और ये बात किसके संदर्भ में बताई गई है? अमेरिका के संबंध में। उपनिवेशों का कहना था कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं लगाने चाहिए। 1765 में ब्रिटिश संसद ने मुद्रांक अधिनियम पारित किया। इससे उपनिवेशों में गंभीर प्रतिक्रिया हुई। जॉन एडम्स, जेफरसन आदि राष्ट्रवादियों ने मानव स्वतंत्रता और शासन शासितों की इच्छाओं का दर्पण होता है, इस तरह के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। जब ब्रिटिश संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया? मुद्रांक अधिनियम पारित किया, तो उपनिवेशों में क्या हो गई? बहुत ज्यादा, मतलब बहुत तीव्र प्रतिक्रिया उनके द्वारा अभिव्यक्त की गई और उन्होंने, जेफरसन, एडम्स आदि राष्ट्रवादियों ने मानव की स्वतंत्रता की धारणा की घोषणा की या मानव की स्वतंत्रता का सिद्धांत प्रस्तुत किया और कहा कि शासन जो होता है वो शासितों की इच्छाओं का क्या होता है? दर्पण होता है। सन 1773 के चाय अधिनियम तथा 1774 के
मैसाचुसेट्स शासन अधिनियम पारित होने पर उपनिवेशों में ज्वाला धधक उठी। मतलब दो प्रकार के अधिनियम, एक चाहे बोस्टन टी पार्टी की घटना के बारे में आपने इतिहास में पढ़ा होगा, यहाँ हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये जो चाय अधिनियम था उसी से जुड़ा हुआ था। 1774 के मैसाचुसेट्स शासन अधिनियम पारित होने पर उपनिवेशों में ज्वाला धधक उठी। स्वाधीनता की भावना को मूर्त रूप देने के लिए उस समय पत्र व्यवहार समितियों का गठन किया गया। कौन सी समितियां? पत्र व्यवहार समितियों का वहां पर गठन किया गया। इन्हीं समितियों के द्वारा उपनिवेशों को इकट्ठा किया गया, उनमें एकता स्थापित करने की कोशिश की गई। इन समितियों ने महाद्वीपीय कांग्रेस को गठित किया और उसके निर्णयों को लागू किया, और महाद्वीपीय कांग्रेस के माध्यम से विद्रोह का झंडा जो था वो बुलंद किया गया। और अमेरिकी उपनिवेशों ने विद्रोह किसके खिलाफ किया? ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ। मैसाचुसेट्स के निवासियों के फलस्वरूप सन 1774 में 12 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन फिलाडेल्फिया में हुआ। 12 उपनिवेश, एक उपनिवेश जो था वो शामिल नहीं हुआ, और 12 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन फिलाडेल्फिया नगर में हुआ, जिसे प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस कहा जाता है। मतलब मैसाचुसेट्स के जो निवासी थे उनके क्रियाकलापों के मैसाचुसेट्स के जो निवासी थे उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप 12 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन फिलाडेल्फिया में बुलाया गया, जिसको क्या कहते हैं? प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस कहते हैं। इस कांग्रेस ने दमनकारी कानूनों का विरोध किया और विदेशी माल के बहिष्कार का आह्वान किया। 10 मई 1775 में फिलाडेल्फिया में दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस हुई। इसमें इंग्लैंड से युद्ध का प्रस्ताव पेश किया गया तथा जॉर्ज वॉशिंगटन को सर्वोच्च सेनानायक नियुक्त किया गया। जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन, उनको सेनानायक नियुक्त किया गया। द्वितीय कांग्रेस में जॉर्जिया के शामिल होने से इस प्रकार कुल राष्ट्रों की संख्या, महाद्वीपीय कांग्रेस में शामिल होने वाले राष्ट्रों की संख्या कितनी हो गई? 13। अब जॉर्जिया भी शामिल हो गया, तो 12 से बढ़कर उपनिवेश कितने हो गए? 13। और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई का एक प्रस्ताव पारित कर दिया, या प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे बाद में पारित कर दिया गया। यह कांग्रेस जो थी महाद्वीपीय कांग्रेस मार्च 1781 ईस्वी तक संयुक्त उपनिवेशों की सरकार के आधिकारिक अंग के रूप में कार्य करती रही। मतलब ये जो महाद्वीपीय कांग्रेस थी वो कब तक कार्य करती रही? मार्च 1781 ईस्वी तक। जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में उपनिवेश अपनी स्वाधीनता के लिए लड़े, और 4 जुलाई 1776 ईस्वी को उन्होंने अपनी स्वाधीनता की घोषणा कर दी। अमेरिकी उपनिवेशों ने अपनी स्वाधीनता की घोषणा करी 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। देखिए मैंने लिख भी रखा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगता है, लेकिन एक दो बार जब आप पढ़ेंगे इसको तो आपको वो सारी बातें याद हो जाएंगी। और बहुत संक्षेप में आप इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि आपको जब आप पृष्ठभूमि लिखेंगे ब्रिटेन के संविधान के निर्माण की, तब उस समय पृष्ठभूमि आपके पास में काम आएंगी, और आप उस समय क्या कहेंगे कि अमेरिका दुनिया की महाशक्ति है, यह दुनिया को क्या बताता है, खुद को वो क्या बताता है, अपने आप को दुनिया का पुलिसमैन बताता है। फिर वो आप उसमें बता दीजिए कि जो देश उसकी बात को नहीं मानता है, जो उसकी नीतियों का समर्थन नहीं करता, उसको वो क्या मान लेता है? अपना दुश्मन मान लेता है, और साम्यवाद से तो उसका पहले से ही पंगा है। फिर आप बताइए कि अमेरिका जो था वो पहले ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था, और अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, और यूरोप के विभिन्न देशों से लोग यहाँ पर आकर बसे थे, और जब इसको खोजा गया था कोलंबस के द्वारा, तब वहाँ पर आदिम भारतीय जो थे वो रहते थे। इंग्लैंड के वो लोग यहाँ पर आए जिन पर धार्मिक अत्याचार हुए। चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में बहुत ज्यादा धार्मिक अत्याचार जो थे वो बढ़ गए थे, और यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में जो लोग यहाँ पर आए, यूरोप के भिन्न भिन्न देशों से, वो आर्थिक असंतुष्टि की वजह से यहाँ पर आए। वो अपने आप को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना चाहते थे, आर्थिक विपन्नता उन्होंने वहां देखी थी, तो वो अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का सपना लेकर यहाँ पर आए। तो भारत, इंग्लैंड और यूरोप के भिन्न भिन्न देशों के लोग आकर यहाँ पर बस गए। भिन्न भिन्न संस्कृतियां, जातियां, भाषाएं आकर यहाँ पर आकर मिल गई। फिर उसके बाद जो इंग्लैंड के जो लोग थे यहाँ पर, उन्होंने, और इंग्लैंड के जो लोग थे और यूरोप के जो लोग थे, उन्होंने ये माना कि इंग्लैंड के जो सम्राट है उनसे उपनिवेशों की स्थापना के लिए आज्ञा पत्र प्राप्त होना चाहिए, और फिर वो आज्ञा पत्र प्राप्त किया गया सम्राट के द्वारा, ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा। और 3 प्रकार के उपनिवेश जो थे वो स्थापित हुए। एक अपने आप में स्वामी उपनिवेश हो गए, एक अधिकार प्राप्त उपनिवेश हो गए, और एक शाही उपनिवेश हो गए। इतनी बात याद रख लीजिए
बाकी मेरे हिसाब से ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद में उपनिवेशों की स्वाधीनता की घोषणा बता दीजिए कि 4 जुलाई 1776 ईस्वी को इसकी स्वाधीनता की घोषणा जो थी वो किसके नेतृत्व में हुई? जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में हुई। और ना 2 कांग्रेस है, याद रखिए कौन सी कांग्रेस? प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस 1774 और द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस 1775 ईस्वी में आयोजित की गई। लेकिन इसके लिए प्रयास मैसाचुसेट्स निवासियों के द्वारा किया गया था और उनके प्रयासों से प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में जो 1774 में हुई 12 उपनिवेशों ने भाग लिया। मैसाचुसेट्स निवासियों के प्रयासों से भी दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस हुई और जिसमें जॉर्जिया जब शामिल हो गया तो 13 उपनिवेश हो गए और उन्होंने क्या किया? इंग्लैंड के खिलाफ अपनी लड़ाई का श्री गणेश किया, या यूं कहें कि इंग्लैंड के खिलाफ लड़ने का उन्होंने मानस बना लिया। तो फिर उसके बाद उन्होंने जॉर्ज वॉशिंगटन को अपना सेनानायक बना लिया और फिर 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका के उपनिवेशों ने अपनी स्वाधीनता की घोषणा कर दी। और फिर स्वाधीनता की घोषणा के बाद में हमने देखा कि 1777 ईस्वी में हम क्या पाते हैं कि है ना, परिसंघ को बनाने के लिए या राज्यमंडल को बनाने के लिए एक प्रस्ताव जो था वो लाया गया और मार्च 1781 ईस्वी में परिसंघ स्थापित हो गया। इस ड्यूरेशन में क्या चलता रहा कि अमेरिका के उपनिवेशों और इंग्लैंड के सेना नायक के बीच में युद्ध चलता रहा और अंत में जाकर अमेरिकी उपनिवेशों ने किसको पराजित कर दिया? ब्रिटिश सेना नायक को पराजित कर दिया। और इसके बाद में फिर संविधान के निर्माण की प्रक्रिया जो थी वो शुरू हुई। तो बार बार जब आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें ध्यान रहेंगी। मुझे मालूम है कि हम अपने देश के संविधान के बारे में जब हम पढ़ते हैं तभी हम कठिनाई का अनुभव करते हैं, तो दूसरे देशों के संविधानों के बारे में पढ़ने में हमें कितनी कठिनाई होती थी या होगी। तो इसके लिए सबसे उत्तम यही होगा कि आप जो भी किताबें पढ़ें, लाइब्रेरी में बहुत सारी आपको किताबें मिल जाएंगी। उन किताबों में जैसे अमेरिका का संविधान आपको अलग पढ़ने को मिलेगा, जापानी इकबाल नारायण जी की किताब है, उसमें आप इंग्लैंड का संविधान अलग पढ़ेंगे, स्विट्जरलैंड का संविधान अलग है, जापान का संविधान अलग पढ़ेंगे, फ्रांस का संविधान अलग पढ़ेंगे। तो स्पेशली आप पर्टिकुलर एक संविधान की किताब लीजिए, उसको पढ़िए, रीडिंग कीजिए और उसकी आउटलाइंस तैयार कीजिए ताकि आप एक पृष्ठभूमि तैयार कर सकें अमेरिका के संविधान के संबंध में। तो मेरे लिए भी आपको बताना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी मैंने आपके सामने पूरा एक खाका प्रस्तुत कर दिया जिससे कि आप अमेरिका के संविधान के बारे में समझ सकें। तो अगला जो चरण है वो क्या है? राज्यमंडल का गठन या परिसंघ की स्थापना के बारे में अपन पढ़ेंगे।